नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लव का दी एंड। आज स्पेशल रिपोर्ट में एक ऐसी खौफनाक मर्डर स्टोरी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रहेंगे, कहेंगे राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है। आपने श्रद्धा हत्याकांड के बारे में जरूर सुना होगा। उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में छिपाया और एक एक करके उसके शरीर के टुकड़े ठिकाने लगाता रहा। लेकिन दिल्ली में अब एक और फ्रिज का दरवाजा खुला है। इस बार निकली है 22 साल की निक्की की लाश। जी हां, निक्की को उसी बॉयफ्रेंड साहिल ने मोबाइल फोन के चार्जर से गला घोंटकर मार डाला और लाश को फ्रिज में छिपाकर दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे लेने चला गया। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। दो प्यार करने वाले, एक दूसरे के इश्क में डूब जाने वाले और लव के लिए लिव इन में रहने का फैसला करने वाले। जी हां, ये कहानी है निक्की और साहिल की। लेकिन अब निक्की दुनिया में नहीं है और साहिल सलाखों के पीछे है। ये पूरी कहानी 24 घंटे की है, तो आइए देखते हैं। ये है निक्की यादव। ये सीसीटीवी फुटेज उत्तम नगर के उस मकान का है जहां निक्की किराए पर रह रही थी और साहिल उससे मिलने के लिए रोजाना आता था। ये सीसीटीवी 9 फरवरी फुटेज दोपहर 1:10 का और ये है निक्की का दूसरा सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो घर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। ये सीसीटीवी फुटेज भी 9 फरवरी की है, रात 9:27 और इसके बाद से निक्की गायब हो जाती है और 14 फरवरी को दिल्ली में नजफगढ़ के मित्रांव गांव के एक ढाबे के फ्रिज में निक्की की लाश मिलती है। अब दिल्ली पुलिस को तीसरे सीसीटीवी फुटेज की तलाश है जिसके पीछे प्यार के दी एंड की पूरी मिस्ट्री छुपी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार साहिल से यह जानने की कोशिश कर रही कि उसने कब और कहां निक्की की हत्या की और इसके बाद बॉडी उसने जब फ्रिज में रखी तो आगे की उसकी प्लान क्या था, कब वो बॉडी को फ्रिज से निकालने वाला था और किस तरीके से उसकी ठिकाने लगाने की साजिश थी। इसके अलावा इस पूरे हत्याकांड में क्या किसी ने उसकी मदद की। अब आपको 9 फरवरी से पहले लिए चलते हैं जब निक्की और साहिल को एक दूसरे से प्यार, इश्क और मोहब्बत हुई और दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला किया। निक्की का घर दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद झज्जर में है। पिता सुनील यादव का गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का कारोबार है। 12वीं की पढ़ाई के बाद निक्की घर से बाहर निकलती है। शुरू में निक्की डॉक्टर बनना चाहती थी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी के लिए वो उत्तम नगर में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती है। इसी उत्तम नगर के कोचिंग सेंटर में दिल्ली के नजफगढ़ के कारोबारी पिता का बेटा साहिल भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। बस में आते जाते वक्त निक्की और साहिल की मुलाकात होती है और ये मुलाकात पहले दोस्ती में बदलती है और दोस्ती प्यार में। निक्की नीट क्लियर नहीं कर पाई, उधर साहिल भी एसएससी एग्जाम पास नहीं कर पाता है, लिहाजा साहिल अब ग्रेटर नोएडा गलगोटिया कॉलेज में दाखिला ले लेता है। वो डी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। साहिल के पीछे पीछे निक्की भी इसी कॉलेज में बीए इंग्लिश में दाखिला ले लेती है। दोनों के घर ग्रेटर नोएडा से काफी दूर थे, लिहाजा दोनों ग्रेटर नोएडा में किराए के एक मकान में लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। इस बीच कोरोना दस्तक देता है और दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। कोरोना खत्म होने के बाद निक्की उत्तम नगर में बिंदापुर इलाके में किराए के घर में रहने लगती है जबकि साहिल अब अपने घर में रह रहा था। लेकिन दोनों की रोजाना मुलाकात होती है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन तभी साहिल का एक झूठ निक्की की दुनिया में तूफान ला देता है। वैलेंटाइन डे करीब था। निक्की साहिल के साथ गोवा में वैलेंटाइन डे मनाना चाहती थी। उसने टिकट तक बुक करा रखा था। लेकिन इधर साहिल की जिंदगी और घर में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। साहिल के घर वालों ने साहिल का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। 9 फरवरी को सगाई थी और 10 फरवरी को शादी और इसके बाद होता है लव का दी एंड। निक्की की कहानी प्यार, धोखा और मर्डर का कॉकटेल है। निक्की और साहिल लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन साहिल अपनी गर्लफ्रेंड निक्की के साथ साथ कहीं और भी किसी के साथ एक रिलेशनशिप में था। निक्की को धोखा देकर दूसरी लड़की के साथ शादी के 7 फेरे लेने जा रहा था
और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इधर साहिल ने दिन में दूसरी लड़की से सगाई की, रात में अपनी 5 साल पुरानी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया और अगले दिन शादी भी रचा ली। लेकिन जब निकी की मर्डर स्टोरी का राज खुला तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। ये निक्की के उत्तम नगर घर की सीसीटीवी फुटेज है। कोरोना से पहले साहिल के साथ लिव इन में रहने वाली निक्की उत्तम नगर में किराए के घर में अपनी बहन के साथ रहने आई थी और यहाँ साहिल रोजाना आता था। अब साहिल निक्की के साथ दो तरह से खिलवाड़ करता था। पहला तो वो निक्की से अपनी सगाई और शादी का सच छुपाता था। दूसरा, साहिल ने अपने घर वालों से निक्की के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब 9 फरवरी का टाइम आ जाता है। इस दिन साहिल की मंगनी फिक्स थी और 10 फरवरी को साहिल की शादी होनी थी और निक्की से छुपाकर साहिल दूसरी लड़की से 9 फरवरी को सगाई कर लेता है। अब इत्तेफाक से निक्की को साहिल की सगाई और शादी के बारे में पता चल जाता है। निक्की बेचैन होने लगती है और फोन पर साहिल से मिलने के लिए कहती है। निक्की चाहती है कि साहिल उस रिश्ते को तोड़कर उससे शादी कर ले। यही बात करने के लिए निक्की 9 फरवरी की रात साहिल को मिलने के लिए बुलाती है। 9 फरवरी की रात 11 बजे सगाई के बाद साहिल बिंदापुर में अपनी कार से निक्की से मिलने पहुंचता है। वो निक्की को कार में बिठाता है और निक्की अपनी बहन से ये कहकर निकल जाती है कि वो देहरादून ट्रिप पर जा रही है। निक्की को उम्मीद थी कि वो साहिल के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए गोवा चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और होता है लव का द एंड। कार में बैठते ही निक्की साहिल से लड़ने लगती है। वो उसे अगले दिन होने वाली शादी तोड़कर उससे शादी करने की जिद करने लगती है। कार लगातार दिल्ली की सड़क पर दौड़ रही थी और कार के अंदर साहिल और निक्की झगड़ रहे थे। रात के करीब 1 बजे आईएसबीटी के करीब कश्मीरी गेट पर साहिल ने कार रोकी। साहिल ने कार में पड़े मोबाइल चार्जर के तार से निक्की का गला घोट दिया। साहिल निक्की की लाश को बगल वाली सीट पर सीट बेल्ट लगाकर बैठा देता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में और ये जो गाड़ी आप सफेद रंग की देख रहे हैं यही वो वरना कार है जो साहिल गहलोत की है। ये गोवा का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप देखिए। इसी गाड़ी में वो रात में घूम रहा था 9 और 10 की रात और उसके बाद उसने कॉल करके निक्की यादव को बुलाया। निक्की यादव जब पहुंचती है तो इसी गाड़ी में दोनों दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहते हैं। 9 तारीख को इसकी सगाई हो गई थी साहिल गहलोत की, लेकिन 10 को शादी थी। जब ये जानकारी निक्की को लगी तो निक्की और साहिल के बीच झगड़ा शुरू हो गया और निक्की लगातार दबाव बना रही थी। अब पुलिस को ये कहना है कि इसी दौरान जब झगड़ा हुआ तो गाड़ी के अंदर ही जो मोबाइल का चार्जर होता है उसके तार से गला दबा करके हत्या कर दी। लाश को कार में रखकर साहिल अब उसे ठिकाने लगाने का इंतजाम करने के लिए दिमाग दौड़ाता है। कार भगाते भगाते अचानक साहिल नजफगढ़ में उसके गांव मित्राओं में ढाबे पर पहुंचता है। उसे पता था कि ढाबा बंद होगा क्योंकि ये ढाबा साहिल का ही है और उसकी शादी की वजह से बंद था। इस वक्त हम मौजूद हैं मित्राओं गांव में, ठीक उसी ढाबे के बाहर जहां से पुलिस ने बॉडी बरामद की फ्रिज के अंदर से निक्की की। आप यहां पर देखिए पुलिस ने डू नॉट क्रॉस का लगा दिया है और यहीं पर पुलिस को लेकर के खुद साहिल गहलोत पहुंचा था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने फ्रिज से निक्की की लाश को बरामद किया। 40 किलोमीटर कार भगाने के बाद साहिल ने कार से निक्की की लाश निकाली और निक्की की लाश को मित्राओं गांव में बने अपने ढाबे के फ्रिज में छुपा दिया। लाश को फ्रिज में रखने के बाद साहिल अपने घर लौट गया। देखिए, ये आदमी उधेड़बुन में था क्योंकि एक तरफ ये 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है। 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है। जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है, तो कहता नहीं नहीं मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले गोवा का प्लान बनाते हैं, फिर हिमाचल का प्लान बनाते हैं और ये कह के निकलता है कि मैं तेरे को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घुमा के लाता हूँ, तेरा दिमाग अपसेट है, वो ठीक हो जाएगा। और उसी दौरान ये दिल्ली में कि बस अड्डे चलते हैं, वहाँ चलते हैं और उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए
और मैं फिर बाद में इस तरह का कोई प्लेयर लूँ, क्योंकि घर वालों से वो बहुत दिन से दूर रह रही थी, तो घर वाले भी 2-4 दिन तक तो पूछ ही नहीं रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस प्रकार इसका जो साजिश इस थी कि फिर साक्ष्य जुट नहीं पाएंगे और बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो उसको हमने प्रिवेंट कर लिया और टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। निक्की के कत्ल के 24 घंटे के भीतर, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। निक्की की लाश फ्रिज में बंद थी और तारीख 11 फरवरी आ चुकी थी। निक्की का फोन भी नहीं लग रहा था। ऐसे में निक्की के पिता परेशान हो उठते हैं। वो निक्की की बहन यानी अपनी दूसरी बेटी से पूछते हैं। वो बताती है कि निक्की साहिल नाम के अपने दोस्त के साथ गई थी। वो साहिल का नंबर भी पिता को देती और निक्की के पिता साहिल को फोन करते हैं। निक्की के पिता ने साहिल को फोन लगाकर पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है, जिस पर साहिल लगातार निक्की के पिता को गुमराह कर रहा था। वो कह रहा था कि निक्की मसूरी चली गई है, देहरादून अपने दोस्तों के साथ चली गई है। अपना मोबाइल फोन उसने साहिल के पास ही छोड़ दिया है। और कुछ इस तरीके से हत्याकांड के बाद साहिल न सिर्फ पुलिस को बल्कि निक्की के पिता को भी लगातार गुमराह कर रहा था। इस तरह 3 दिन तक साहिल निक्की के पिता को टालता रहा। आखिर में उसने बताया कि वो छुट्टी मनाने देहरादून मसूरी गई है। साहिल ने यह भी कहा कि वो अपनी शादी में बिजी है। इसके बाद निक्की के पिता ने साहिल के पेरेंट्स से बात की। उन्होंने बताया कि साहिल बाहर गया है। बाद में उन्होंने कहा कि वो निक्की के बारे में नहीं जानते। हम ये चाहते हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए जिसने मेरी बेटी को मारा है, बस। अभी से ज्यादा नहीं। अभी से ज्यादा। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? फांसी चाह रहे हैं लड़के के लिए? लड़के को फांसी होनी चाहिए उसको। 14 फरवरी को मित्राव गांव का एक शख्स इसी गांव में रहने वाले दिल्ली पुलिस के एक अफसर को फोन करता है। वो गुमनाम शख्स साहिल और निक्की के रिश्तों को जानता था। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि साहिल की शादी कहीं और हो गई है। और उससे भी अजीब ये कि पिछले कुछ दिनों से उसे निक्की दिखाई नहीं दी। उसे साहिल के ढाबे में कुछ गतिविधियों को लेकर भी शक हुआ। इसी के बाद पुलिस की एक टीम साहिल के बंद पड़े ढाबे में पहुंची, ढाबे की तलाशी ली और इत्तेफाक से फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। फ्रिज का दरवाजा खुलते ही निक्की की लाश बाहर आ जाती है। दिल्ली पुलिस ने साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में फिलहाल साहिल गहलोत है। पूछताछ में इसने बताया है कि 10 फरवरी को इसने अपनी गर्लफ्रेंड की कार में गला दबा के हत्या की। उसके बाद द्वारका इलाके में कार ड्राइव करके लेकर जाता है और फ्रिज में लाश को छुपा देता है। और उसके बाद 10 फरवरी को ही साहिल गहलोत ने शादी भी कर ली थी और उसके बाद खामोश था। लेकिन क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला। उसके बाद सबसे पहले क्राइम ब्रांच की टीम है वो लेकर पहुंचती है द्वारका इलाके में। वहां पर फ्रिज जब खोला जाता है तो उसमें जो निक्की यादव जो साहिल की गर्लफ्रेंड है उसकी डेड बॉडी रखी होती है। डेड बॉडी को रिकवर किया जाता है। उसके बाद साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया जाता है। 22 साल की निक्की और 24 साल के साहिल गहलोत का सच अब पूरे देश के सामने है। और पूरी कहानी कैसे 2018 में कोचिंग में हुई एक मुलाकात, प्यार और लिव इन में रहने के बाद साहिल ने निक्की का कत्ल कर दिया। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में रिश्तों के कत्ल की चौंकाने वाली वारदात आपने देखी। अब आपको उत्तर प्रदेश में सरकारी अफसरों की अंधेर गर्दी की डराने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं इंसाफ की उम्मीद टूट जाने से घातक और डरावना कुछ और नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अब इसी उम्मीद को मिटा देने पर लगे हैं सरकारी अफसर। सोचिए, जिस ठुमकेबाज डीएम के खिलाफ पीड़ित परिवार संगीन आरोप लगा रहा है, उसी डीएम ने पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मतलब लीपा पोती की पूरी तैयारी हो गई है। अगर आप सोच रहे होंगे कि झोपड़ी में जिंदा जली मां बेटी को इंसाफ मिल जाएगा तो थोड़ा ठहरिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लीपा पोती का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। मृत्यु से पहले जैसे दीक्षित परिवार अपनी झोपड़ी बचाने के लिए डीएम के दफ्तर के चक्कर काट रहा था, ठीक वैसे ही थोड़े दिन बाद दोषियों के खिलाफ इंसाफ मांगने के लिए चक्कर काट रहा होगा। यही है उत्तर प्रदेश में ऑन द स्पॉट बुलडोजर वाला इंसाफ। एक पन्ने वाले इस ऑर्डर में
उत्तर प्रदेश सरकार में अंधेरगर्दी का नया सबूत है। ऐसा क्यों? इसे समझने से पहले आपको कानपुर कांड के पीड़ित परिवार की आप बीती को बहुत गौर से सुनना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम राज्य का वादा करने वाली सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। क्योंकि अंतिम संस्कार करवाने पहुंची अफसरों की फौज ने मृतकों की राख के साथ ही पूरे केस का कत्ल कर दिया। क्योंकि बीते दिन मीडिया के कैमरों पर दीक्षित परिवार से नाता जोड़ने का दावा करने वाले असंवेदनशील डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किनारा कर लिया। मतलब पहले पीड़ित परिवार को सुनिए और फिर उत्तर प्रदेश सरकार की अंधेरगर्दी को समझिए। इसमें जो गांव के प्रभावशाली लोग, अशोक दीक्षित का परिवार और ये 10 लोग और लोग मतलब मिल गए 10 लोग, इन्हीं के प्रभाव में जो है प्रशासन लेखपाल से लगा के डीएम तक प्रभाव में थी। उन्हीं बदौलत जो है हमारे पीछे दो महीने से पड़े रहे। हम डीएम के यहाँ भी गए, एडीएम डीएम, किसी की हमारी किसी ने सुनी नहीं। जी डीएम को बिल्कुल चाहता हूँ, डीएम को माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चाहता हूँ डीएम पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये उनके संज्ञान में ही हुआ है। और गांव के जो बाहुबली हैं उन पे भी मतलब बहुत से जो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो करें। आपने क्या मांगे फिलहाल रखी? कल उप मुख्यमंत्री ने भी आपसे बात की थी, क्या मांग आपने रखी और आपको क्या आश्वासन मिला? जी मैंने 1-1 करोड़ रुपए दोनों भाइयों को और 1-1 सरकारी नौकरी और अलग अलग आवास सरकारी और 5-5 बीघे पट्टे का और सरकारी आवास का और सुरक्षा का ये वादा किया उन्होंने। सुरक्षा तो मुझे दी है और बहुत सारी प्रक्रिया जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाएगी। वाह रे इंसाफ, वाह रे उत्तर प्रदेश की उत्तम सरकार। गजब है इंसाफ दिलाने का आपका तरीका। दावा लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का है, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले ही सरकार कातिल हो तो सूबा भगवान भरोसे ही समझिए। यकीन मानिए आज सरकार की चौखट पर इंसाफ का खुल्लम खुल्ला गला घोट दिया गया और सुशासन के दावे लीपापोती के अंधेरे में गुम हो गए। सोचिए, जिस कलेक्टर नेहा जैन के खिलाफ पीड़ित परिवार चीख चीख कर गवाही दे रहा है, जिस कलेक्टर नेहा जैन के खिलाफ संगीन आरोप लगा रहा है, जिस डीएम के खिलाफ सूबे की एक मंत्री आरोप लगा रही है, उसी कलेक्टर नेहा जैन की हनन और रसूख को समझ उसी कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। पीड़ित परिवार यही कह रहा है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ये जबरदस्ती गुंडई के हिसाब से गिरा दिया। इसके बाद जो है जला के मार भी डाला लास्ट में दोबारा। किसने लगाई थी? आप थे वहाँ? आग एसडीएम ने लगाई। हाँ लेखपाल नहीं, एसडीएम ने लगाई। एसडीएम थे मतलब आप लेकिन लगाई लेखपाल। एसडीएम लेखपाल दोनों थे। ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सार्वजनिक मंचों पर बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देते नहीं थकते। अरे मुख्यमंत्री जी, आपके निकम्मे प्रशासन ने आपके सूबे में ही आपकी नाक के नीचे ही उत्तर प्रदेश की एक माँ और बेटी को जिंदा जलाकर मार डाला। अगर आपको पता ना हो तो नाम सुन लीजिए। कानपुर देहात के मंडौली गांव की रहने वाली थी प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित। आपके प्रशासन ने क्या हासिल किया हम तस्वीरों में दिखा भी नहीं सकते। 2 जिंदगियां खाक हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री की खामोशी एक माँ और बेटी के लिए नहीं टूटी। और तो 48 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन ठुमकेबाज कलेक्टर का बाल तक बाका नहीं हुआ। आखिर कलेक्टर नेहा जैन पर किसकी कृपा है? क्यों वो गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार की शक्ति गायब हो गई? ये कौन सा सुशासन है? खुद आज सत्ताधारी दल के नेता पूछ रहे हैं। सही सुना आपने, जिस पार्टी की सूबे में सरकार है उसी सरकार के मंत्री और विधायक इंसाफ के लिए अपनी ही सरकार की चौखट पर हाथ फैलाए खड़े हैं, फरियादी बनकर। दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन आरोपों में घिरी कलेक्टर नेहा जैन की छत्र छाया में पूरे मामले की जांच होगी। रिजल्ट क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। बुलडोजर बुलडोजर चिल्लाने वाली सरकार से पूछ रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के विधायक, आखिर कब दोषी अफसरों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? बीजेपी विधायक पूछ रहे हैं कि आखिर कब दोषी डीएम के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन होगा? बीजेपी विधायक पूछ रहे हैं कि गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर लगाने वालों पर कब बुलडोजर चलेगा?
इच्छा इस सरकार की मंशा इच्छा यही है कि हर गरीब के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन जहाँ पे प्रशासनिक तंत्र गड़बड़ कर रहा है, जहाँ पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, निश्चित रूप से सबसे पहले बुलडोजर ऐसे कर्मचारियों के ऊपर, ऐसे अधिकारियों के ऊपर चलना चाहिए। उनके द्वारा जहाँ पर गलत किया जा रहा है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से समाज में हम सब लोग आज शर्मिंदा है। निश्चित रूप से जो बेलगाम है उनका इलाज किया जाएगा। और प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत मिली। कत्ल का मामला दर्ज हो चुका है। हालांकि कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 पात, एक लेखपाल को सस्पेंड और गिरफ्तार हुआ है, एक जेसीबी ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। सवाल यही है कि डीएम पर एक्शन कब होगा। सवाल ये भी है कि जिस डीएम पर आरोप है, अगर वही जिसे कलेक्टर बनी रहे तो निष्पक्ष जांच हो कैसे सकती है। बहुत शर्मनाक है कानपुर जिले के पुलिस प्रशासन की कार्यशैली। पहले आम आदमी अफसरों के दफ्तरों के दरवाजों पर चक्रगिन्नी बनकर घूमता है। इंसाफ तो छोड़िए, ये अफसर आम लोगों की फरियाद तक नहीं सुनते। अगर फरियाद सुनी होती तो शायद आज प्रमिला और नेहा का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा होता। कानपुर देहात में हुई घटना के बाद में दोनों ही मृतका प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा का अंतिम संस्कार यहां कानपुर के बिठूर घाट पर कर दिया गया है। भारी सुरक्षा बल के बीच में ये अंतिम संस्कार किया गया है और उसके बाद में अब जिस तरीके से परिवार लगातार मांग कर रहा था, उनको आश्वासन दिया गया है कि आगे जिस तरह की कार्रवाई की जाएगी और न्याय दिलाने की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, जिस तरीके से वहां पर पुलिस का महकमा पहुंचता है, अतिक्रमण हटाने को लेकर के बुलडोजर चला दिया जाता है और उसके बाद में ये दोनों महिलाएं, जिनमें प्रमिला दीक्षित जो कि उस परिवार को लेकर के लगातार अपनी आवाज रख रही थी, और उनकी बेटी नेहा, जिन दोनों की वहां अंदर झोपड़ी में जलने से मौत हो गई, अब उनका अंतिम संस्कार कानपुर के बिठूर घाट पर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन की वर्किंग स्टाइल किसी तानाशाह से कम नहीं है। आरोप यही है कि इंसाफ मांगोगे तो जेल में डाल देंगे। हमारे गांव के जो दबंग लोग हैं, जो मतलब बाहुबली टाइप के लोग हैं, उन्होंने जो उनके दबाव में डीएम ने पैसा लेके ये कार्रवाई करवाई है। डीएम के संज्ञान में भी ये मामला था। मैं वहां पे जाके धरना देता हूं कि मैं घर विहीन हो चुका हूं। मैं छप्पर में, उन्होंने उस छप्पर में रह रहा हूं, मेरा घर गिरा दिया गया है। आप कुछ, उन्होंने जो कोई वहाँ थे तो उन्होंने कहा जांच करके हम आपको पट्टा कराएंगे या जो कराएंगे। उसके बाद जब घर गया सुबह, मैंने न्यूज़ पढ़ी तो उसमें मेरे ऊपर काफी गंभीर आरोप, जैसे बलवा है और भू माफिया है, मतलब बहुत सारे मुकदमे लगा दिए गए। मुख्यमंत्री इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।